ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आइए अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश में जो आ रही है वो आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हम आपको बता दें जो सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी, रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटें भी जो है वो उन पर उपचुनाव होना है। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट जो है वो खाली हुई थी। उनके पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे का नाम इस लोकसभा सीट के लिए दावेदारों में लिया जा रहा है। पार्टी क्या फैसला करती है इस पर भी निगाहें सबकी है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से खंडवा के लिए। और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर। और इन सभी उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है उपचुनाव की, जिसके लिए दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी काफी दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। एक तरह से मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तो तारीखों के चुनाव के ऐलान के पहले ही शुरू हो चुका है। सब अपनी अपनी जमावट में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौरा चल रहा है। कांग्रेस भी जो है पूरा जोर अपना पूरा जोर लगाएगी इन तीनों विधानसभा सीटों में और 1 लोकसभा सीट के लिए। अब देखना यह है कि दोनों ही दल किस तरह किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं, कितनी कांटे की टक्कर इन उपचुनाव में देखने को मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही है कि 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं शरद व्यास के पास। शरद, जो एक लंबे समय से इंतजार था, तारीखों के ऐलान को लेकर बड़ी बातें की जा रही थी कि कब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो अब वो तारीखों का ऐलान हो गया है। तो निश्चित तौर पर जो सियासी जमावट में लगे हुए थे दोनों ही दल, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी की मुख्य टक्कर इन उपचुनावों में देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अब तैयारियां जो है जोर शोर से शुरू हो जाएंगी और अब इंतजार है कि कौन से प्रत्याशी दोनों ही दल मैदान में उतारते हैं। क्या कहेंगे शरद? शरद सुन पा रहे हैं आप हमें? शरद व्यास जल्दी ही जुड़ेंगे हमारे साथ और तफसील से वो बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां कांग्रेस और बीजेपी की इन उपचुनावों को लेकर हैं। काफी दिनों से मशक्कत दोनों ही दल कर रहे थे। उपचुनाव 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर होना है, ये तो तय था, लेकिन तारीखों के ऐलान के पहले ही जमावट सियासी शुरू हो गई थी इन विधानसभा और लोकसभा सीट के लिए। और अब चूंकि जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हलचलें तेज होने वाली हैं। हालांकि अभी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा का वक्त है, लेकिन जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। शरद व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, लंबे समय से हम देख रहे थे कि उपचुनाव को लेकर सियासी जमावट में लगे हुए थे दोनों ही दल, कांग्रेस और बीजेपी में ही मुख्य मुकाबला है निश्चित तौर पर। और अब चूंकि जब तारीखों का ऐलान हो गया तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उपचुनावों की सरगर्मी अब तेज होने वाली है। क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर जिस तरह की सुगबुगाहट और जिस तरह का ऊहापोह मची थी राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक दलों में, भारतीय जनता पार्टी या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, और दोनों ही दलों के अब इस सुगबुगाहट को, इस मन की चिंता को विराम लगाते हुए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। 30 अक्टूबर इसकी तारीख तय कर दी गई। 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और पूरा शेड्यूल उन्होंने जिस तरीके से भेजा उसमें 11 अक्टूबर को नामांकन होगा, 13 अक्टूबर को नाम वापसी की तारीख होगी, 30 अक्टूबर को मतदान होगा, 2 नवंबर को दिवाली के ठीक से पहले
मतगणना होगी। इससे स्वाभाविक सी बात है कि ये देखना होगा अब दिवाली किसकी बनती, भारतीय जनता पार्टी की बनती है या फिर कांग्रेस पार्टी की बनती है। लेकिन हमने जिस तरीके से अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा है कि बीजेपी की जो पूरी टीम है वो लगातार उन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा क्षेत्रों में लगातार जा रही है और जाने के साथ साथ ही वहां पर नित नए जो प्रकल्प है उनको उद्घाटन भी उनका करती हुई नजर आ रही है। जितने भी निर्माणाधीन कार्य उनका उद्घाटन करते हुए इसमें शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। बीजेपी ने अपने एक्शन मोड में शुरू से ही नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर धरातल पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब यहाँ पर कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती देखना होगा। लेकिन कांग्रेस भी गाय बगाए कहीं ना कहीं अंदर खाने से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करती हुई नजर आ रही है। और सभी के अपने अपने दावे वादे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का दावा है कि वो 3 सीटें 4 सीटें जीत रही है, बीजेपी का अपने दावे वादे है कि वो 4 सीटें जीत रही है। लेकिन ये देखना होगा, मतदाता वो ऊँट के समान होता है कि वो किस करवट बैठता है इसका पता नहीं चला जा सकता है। लेकिन अब जब वो मतदान होगा और जब उसके बाद मतगणना होगी तब पता चलेगा आखिरकार की स्थिति क्या साफ होती है। लेकिन अब ये दोनों ही दलों के लिए कहीं ना कहीं इन जगहों पर काम करने के लिए अब बहुत तेज गति से करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और समय कम होने की वजह से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी करना है और साथ ही साथ और व्यवस्थाओं को भी वहाँ पर अपने रणनीति को भी बिछाने की जरूरत है। जी शरद, 2 बातें अब बाकी रह गई। एक तो प्रत्याशियों का ऐलान कि कौन कौन किन किन प्रत्याशियों को उतारेगा चुनाव मैदान में, कितनी कांटे की टक्कर फिर उन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, और दूसरा वो मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर ये दावे दोनों ही दल अपनी जीत के करने वाले हैं। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही दिनों में ये पता भी चल जाएगा कि किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव जाने वाला है। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, मुद्दे स्वाभाविक सी बात है, मुद्दे वही होंगे जो पिछले तत्कालीन समय में जब कांग्रेस सरकार 15 महीनों तक रही, तो 15 महीनों की सरकार में क्या काम हुआ है, क्या फेलियर हुआ, स्वाभाविक सी बात है वो बात बीजेपी उसको लेकर मंच पर उतरेगी सड़कों पर। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो वो इन 1.5 सालों के अंतर्गत बीजेपी ने क्या काम किए, कोरोना काल के दौरान किस तरह की स्थिति रही, उसको लेकर वो लोगों के बीच में पहुंचेगी। देखिए ओबीसी का मुद्दा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ओबीसी को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि ओबीसी हो आदिवासी मुद्दा ये कहीं ना कहीं प्रमुख विषय इस दौरान देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी देखना होगा कि जनता किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि हमने देखा था आदिवासी दिवस की बात करें फिर तमाम चीजों की बात करें तो उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में या फिर राजनीतिक दलों में काफी बयानबाजी हुई थी। तो मुद्दे काफी गर्म है, प्रमुख मुद्दे जिस तरह से मैंने बताया। उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे, कहीं ना कहीं चुनाव में स्थानीय मुद्दों का महत्व भी रहता है। तो स्थानीय मुद्दे किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से हावी होते हैं चुनाव पर ही देखना होगा। जी 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 शरद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और निश्चित तौर पर अब जब चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो अब सियासी सरगर्मियां अब तेज होने वाली है मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत। जी नमस्कार। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जाएगी, और प्रत्याशियों को लेकर भी अब लोगों के जहन में सवाल होगा कि कौन किसे उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जाएगा, क्या कहेंगी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर सतत प्रयास करती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर सदैव उनके बीच में रहे, और उसी को देखते हुए सबके विकास के लिए लगातार योजनाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई भी जाती हैं और उसको अमल भी किया जाता है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, लगातार जो जन दर्शन की यात्रा है वो चल रही थी और लगभग पूरी भी हो चुकी है। सवाल तो ये है कि आज जो 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार रही, जो नेता प्रतिपक्ष है वो कहाँ पर है, उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नदारद हैं और कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहे। और एक बात और अच्छी रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर 15 साल देखे हैं जनता ने, उसके साथ साथ जनता ने 15 माह की भ्रष्टाचार की, ट्रांसफर उद्योग की, लूट की और अव्यवस्थाओं की सरकार देखी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है, खुद इनके जो मंत्री हैं उमंग सिंघार, उन्होंने कहा था कि माफियाओं का राज चल रहा है और माफियाओं को सशक्त करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ जी की सरकार है। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे आदिवासियों को लूटने का काम हो, आदिवासियों के बीच में भ्रम फैलाने का काम हो, ओबीसी वर्ग का जो 27% का आरक्षण जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने झूठा विधेयक लाके प्रस्तुत किया है, ये जनता ने देखा है। जनता ने ये भी देखा है कि कोर्ट के अंदर ये अपने वकील को खड़ा नहीं कर पाए। जनता ने ये भी देखा है कि बेरोजगारी के नाम पे भत्ता देने की बात की,
युवाओं के साथ ठगी का काम किया, 51,000 रुपए महिलाओं के विवाह निकाह की बात की, उसका पैसा नहीं पहुंचाया। जनता ने ये भी देखा है कि किसानों के किसानों की जो कर्ज माफी की बात की थी 10 दिन के अंदर राहुल गांधी के द्वारा, वो तक नहीं किया गया। तो तमाम सारी चीजें हैं और बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से खुद इनके नेता सम्मानीय दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं तो वोट कटुआ हूं, और जो उनकी भाषा लगातार आ रही है, चाहे जब देश विरोधी नारे लगते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, उनकी श्रवण शक्ति बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। 370 बहाली की बात आती है तो इन सब का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। हेलो, चुनौती क्या होने वाली है, किस ऐसी देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस जब जब समाप्त होती है किसी भी राज्य के अंदर जी वहां पर कंधा ढूंढने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने मान लिया है कि उन्हें कंधे की आवश्यकता है और इसीलिए वो विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं। हालांकि फ्लॉप शो रहा, आप हम सब जानते हैं जी। और जिस तरीके से विपक्षी दलों में कोई भी इनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ है जी। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस ने अपना तो दम तोड़ दिया है, उनके कार्यकर्ता नहीं है और विपक्षी एकता के नाम पर भी इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के पास दो विकल्प हैं, या तो मध्य प्रदेश के लाल शिवराज जी को चुन लें या फिर मध्य प्रदेश के दलालों को चुन लें। तो ये लाल वर्सेस दलाल का चुनाव होगा और बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे उनको बहुमत के साथ जिता के लाएगी और 3+1 के फॉर्मूले के साथ सारी चारों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी। नेहा जी, जब भी उपचुनाव के मुतालिक कोई बात होती है कांग्रेस का यही जो है कहना होता है कि दमोह उपचुनाव का वो उदाहरण देते हैं कि किस तरह से वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन नतीजा क्या निकला, तो उन बातों को लेकर भी प्रमुखता से उठाया जाता है। तो वही मेरा सवाल भी था, इस तरह की जब बातें हैं तो निश्चित तौर पर यदि दमोह उपचुनाव को हम सबक के तौर पर भी लें तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं और क्या वो स्थानीय मुद्दे होंगे, क्योंकि उपचुनाव में बहुत इफेक्ट डालते हैं स्थानीय मुद्दे, तो क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? जी, बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। क्योंकि देखिए दमोह के एक चुनाव से पहले आपको आकलन करना पड़ेगा कि 28 उपचुनाव भी हुए थे जी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट क्या रहा जी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की जब सरकार आई थी उसके तत्काल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा में कांग्रेस को 29 में से मात्र 1 सीट मिली, 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। और इसी प्रकार से अगर आप दमोह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि एक उपचुनाव से अगर कांग्रेस पार्टी इस अहम में आ जाती है और वहम पाल लेती है कि आगे के चुनाव उनके हक में आने वाला है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो कांग्रेस इस अहम और वहम से बाहर आ जाए, क्योंकि 5 राज्यों के पिछले चुनाव हमने देख लिए। कांग्रेस जहां जहां सिमटती है वहां पर जो अन्य दल है उनको जाके फूलमाला पहनाती है। जहां जहां गठबंधन करती है, आप देखिए बिहार में गठबंधन किया, लालटेन बुझ गई। यूपी में जाके गठबंधन किया, साइकिल पंचर हो गई। बुआ जी के हाथी पे जाकर बैठी, हाथी बैठ गया। तो इस प्रकार की स्थिति तो आज कांग्रेस की हो गई है और मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट है, ना नेता है ना नीति है जी। दोनों जो उनके शीर्ष नेता हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी किस तरीके से बंटाधार कर रहे हैं पूरी कांग्रेस का, ये तो स्पष्ट है जनता के सामने। जी नेहा जी, लेकिन एक बात और है कि ठीक है कई जब किसी भी व्यक्ति से या संस्था से कोई गलती होती है तो कोशिश यही की जाती है कि उस गलती की पुनरावृत्ति ना हो। कहीं ना कहीं चूक दमोह उपचुनाव में निश्चित तौर पर रही होगी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना परचम नहीं लहरा पाई। लेकिन अब यदि उन गलतियों को क्या इन चुनावों में सुधार कर उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है कि अब कोई चूक ना होने पाए? जी